Hello students, welcome back to the journey of economics, and today we're going to start with the new technique of a capital budgeting. The name of the technique is internal rate of return. इसके पहले हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू देखा था, उसके पहले हमने देखा था पे बैक पीरियड, और आज देखने वाले हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक IRR एक नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए. दिस IRR इज़ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता था, हमने क्या किए थे, फ्यूचर में जो मिलने वाले पैसे हैं, फ्यूचर में जो मिलने वाले रेवेन्यूज़ हैं, उसे हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया था डिस्काउंटिंग फैक्टर का यूज़ करके. और वो प्रेजेंट वैल्यू में उसे कन्वर्ट करके हमने प्रेजेंट कैश आउटफ्लोज से क्या किया था, कंपेयर किया था. जो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उससे हमने क्या किया था, कंपेयर किया था, और हमने क्या किया था, उसके वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हुए थे. सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर नेट प्रेजेंट वैल्यू वाज. नाउ टुडे विल गोइंग टू स्टार्ट विद द IRR. जस्ट पे अटेंशन, बहुत ही सिंपल है. द नेम ऑफ द टॉपिक इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे प्यार से हम क्या बोलते हैं, IRR. Another method of determining whether the investment project should be or should not be accepted is to calculate the internal rate of return. Internal rate of return एक तरह का expected rate of profit होता है. अगर expected rate of profit ज़्यादा है, अगर internal rate of return ज़्यादा है, तो वो particular investment, वो particular option, वो particular project को क्या करेंगे, हम select करेंगे. IRR अगर ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे profit ज़्यादा है, तो वो profitable investment को हम क्या करेंगे, यहाँ पे select करेंगे. इसके बाद the method is also known by the different teams such as yield on investment, marginal efficiency of a capital, और बहुत सी चीज़ें इसी बोली जाती हैं. In the NPV method में we had used the R to find out the present value of all the future net cash inflows. net present value में हमने क्या किया था, एक small r का यूज़ किया था, जिससे हमने क्या की थी, present value फाइंड आउट की थी. जितने भी फ्यूचर के कैश इनफ्लोज हैं, जितने भी फ्यूचर के कैश इनफ्लोज थे, उसे हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया था बाय यूजिंग द आर विच इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में यही आर हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अदर इन्फॉर्मेशन सब दी हुई हैं, सिर्फ ये आर हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मैथड इट्स ट्राई टू फाइंड आउट दीज आर विच वुड मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द नेट कैश इनफ्लोज इक्वल्स टू द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी फ्यूचर कैश इनफ्लोज की, उसे हमें इक्वल करना है कहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में. अगर मैं आसान लफ्ज़ों में सीधी भाषा में बताऊँ तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें फ्यूचर वैल्यू को इक्वल करना है प्रेजेंट वैल्यू पे, फ्यूचर वैल्यू को इक्वल करना है प्रेजेंट वैल्यू पे, और ये फ्यूचर वैल्यू को इक्वल करना है प्रेजेंट वैल्यू पे. तो कौन से आर पे, कौन से रेट ऑफ रिटर्न पे हम इसे इक्वल कर सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू के, वो हमें फाइंड आउट करना है. जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश इनफ्लोज जो आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश इनफ्लोज जो हम कैलकुलेट करेंगे, उसे हमें इक्वल करना है किसके, प्रेजेंट वैल्यू के, विच इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसके इक्वल करना है ये जो फ्यूचर वैल्यूज़ है, ये फ्यूचर वैल्यूज़ का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. बात समझ में आ रही है. हम ऐसा क्या करें कि जो टोटल फ्यूचर वैल्यूज़ आएंगी, उनका जो प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल पाएंगे, वो हमारा इक्वल होना चाहिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से. वो हमारा इक्वल किसके होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के. तो अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो ये होगा फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेस टू बार 1 प्लस आई रेस टू बार एन, विच मस्ट बी इक्वल्स टू वॉट योर सी. It must be equals to what your C. C stands for what, cost of investment के इक्वल ये होना चाहिए. तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू बार एन इज इक्वल्स टू सी, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, जिससे हम ये स्मॉल आर फाइंड आउट करेंगे. क्लास यहाँ पे हमें फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया होगा, एन भी दिया होगा, लेकिन जो नहीं दिया है वो क्या है, अपना आई. और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, ये दिस इज़ नथिंग बट व्हाट आर अपॉन 100 विच इज़ नथिंग बट व्हाट आर. हमें फाइंड आउट करना है आर, जिसे बोला जाता है
यहाँ पे हम इसे बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना रेट आईआरआर दे रहा है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज दे रहा है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है, कितना रिटर्न दे रहा है, दैट एग्जैक्टली इज द केस ऑफ योर प्रोजेक्ट. सो बेसिकली जब भी हम डिस्कशन करते हैं, व्हेन द CEOs एंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट दे आर डूइंग द डिस्कशन, दे नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द, दे नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू, दे नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द पेबैक पीरियड. उनका फोकस कहाँ पे रहता है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, कि हमने ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया तो कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा, कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, कितना प्रपोर्शन रिटर्न मिलेगा. सो 15% का रिटर्न मिलेगा, 12% का रिटर्न पड़ेगा, 18% का रिटर्न मिलेगा. सो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं. तो वो कैसे? जितने भी फ्यूचर कैश इनफ्लोज होंगे उनको हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. एंड उससे हमें पता चलता है कि कौन से रेट पे हम फ्यूचर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे, तब जाके ये इक्वल होगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के. जरा ध्यान से सुनना एक बार और, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या कौन से रेट ऑफ रिटर्न पे हम ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को कन्वर्ट करेंगे, तब जाके ये इक्वल हो किसके? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के. तो ये क्या है आपका? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज IRR. लेट्स सी सम मोर थिंग्स अबाउट दिस IRR. So basically in the NPV method we have to use that. The IRR method tries to find out the R, which would be make the present value of all the future cash inflows equals to original investment. कैश इनफ्लोज को हमें क्या करना है? इक्वल करना है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स के. thus defined the IRR, the rate of return or the interest which renders the discounted present value of all the expected future marginal yield exactly equals to the investment cost of the project. जो भी प्रेजेंट वैल्यू हमारा आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर मार्जिनल यील्ड exactly equals to the investment of the cost of the project, or in other words the rate of return at which the discounted present value of all the future cash inflows are equals to the original investment. जो आसान भाषा में जो जैसा मैंने आपको बताया, it is nothing but what exactly this situation is. This is what your internal rate of return. Apart from it, if you're going to see the formula, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है? The C is equals to summation of capital R n upon 1 plus R raised to n, where R is IRR sorry, where the R is IRR according to the IRR criteria. As long as the IRR is greater than the market rate of interest, the project is worthwhile. Further, if there are the more than one project which yields an IRR greater than the market rate of interest, then the project which gives the highest IRR should be preferred. अभी क्या होगा? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में जो चल रहा है, अगर उससे ज़्यादा हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया, मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रहा है और हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 15%, मतलब इट इज़ ग्रेटर दैन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जाके हम क्या करेंगे? वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे. हमें वो प्रोजेक्ट, वो इन्वेस्टमेंट्स, वो कैपिटल बजटिंग यूज़ करके वो मेथड्स, वो प्रोजेक्ट्स को, वो ऑप्शंस को, वो अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करना है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से. मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे ज़्यादा होना चाहिए हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. अगर मोर देन वन ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या करना है? हमें वो सिलेक्ट करना है, हमें वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है, प्लस अदर ऑप्शंस, अदर प्रोजेक्ट्स में जो IRR है उसमें से भी हाईएस्ट है. दैट मीन्स हाईएस्ट internal rate of return we will going to select when it comes to what, the using the internal rate of return method for calculating the capital budgeting or for selecting the project or the investment out of the alternatives. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? ये चीज़ों का यूज़ करेंगे. So in the similar manner the same example if I'll going to take, तो यहाँ पे क्या होगा? in IRR in case of a project A. अब जब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट ए की, देखो प्रोजेक्ट ए के केस में हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? 5000. और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द फ्यूचर कैश इनफ्लोज. व्हाट एग्जैक्टली इट इज क्लास? ये आपके फ्यूचर कैश इनफ्लोज है. और जो फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं
इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने के बाद इन दिस केस द IR दैट इज IRR इज फाउंड टू बी 8.8% आ रहा है। ए के केस में कितना हुआ, हमने कैलकुलेट किया इसे, तो ये जो R देख रहे हो R, ये R हमें कितना आया 8.8%। एंड इफ वी अज्यूम दैट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इसके पे बैक पीरियड मेथड में और इंटरनल नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में। हमने क्या देखा था, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, तो 10% के कंपैरिजन में 8.8% हमारा IRR आ रहा है। सो इज इट प्रॉफिटेबल? देन यू कैन सी द प्रोजेक्टेड वुड नॉट बी द वर्थफाइल बिकॉज IRR इज लोअर दैन द 10% विच इज नथिंग बट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ये 8.8 जो है आपका लोअर दैन 10% है। तो ये सिचुएशन में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ज़्यादा होगा आपके मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देन we're going to see the next topic which is nothing but what, comparison of a net present value and the internal rate of return। तो जरा ध्यान देना, अगेन एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Comparison of a net present value and the internal rate of return method when evaluating the single or independent project, the net present value and the IRR method will give the same accept or the reject decision. This is due to the reason that NPV is positively only if the IRR on the project exceeds the marginal cost of a capital used by the firm। अगर दोनों मेथड देखोगे तो दोनों मेथड अगर आप यूज़ करते हो तो दोनों मेथड जो हैं आपको सेम रिजल्ट देंगे। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका पॉजिटिव आता है तो IRR भी आपका क्या होगा, हाईएस्ट होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका नेगेटिव आता है तो IRR आपका क्या होगा, लोएस्ट होगा। क्यों कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के पॉजिटिव या नेगेटिव आने में IRR plays a very important role because why? Because this IRR on the project, if it exceeds the marginal cost of a capital used by the firm, then the NPV will become a positive। अगर IRR आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। Similarly, the NPV is a negative as I have told you. However, for the mutually exclusive projects, that is when any of the two or a more project can be undertaken, the net present value and the IRR methods may provide the contradictory result। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, अब वो दो से ज़्यादा ऑप्शंस में से हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से किसी एक ऑप्शंस को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दोनों एक जैसा आंसर न दें। वहाँ पे वो दे विल गोइंग टू गिव यू द कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट। हो सकता है नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका पॉजिटिव हो, IRR आपका क्या हो, लोवेस्ट हो सकता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका नेगेटिव हो लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका ज़्यादा हो, विच इज़ द हाईएस्ट वन। सो वो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स यहाँ पे दी जा सकती हैं। And this is due to the reason that, now what is the reason behind it, why the NPV and IRR will give you the contradictory result। contradictory result क्यों देंगे, because under the NPV method the net cash inflow generated by the projects are implicitly assumed to be the reinvested at a firm's cost of capital। यहाँ पे हम assume करते हैं जो भी हमें revenue हो रहा है, जो भी cash inflows हैं, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम अज्यूम करते हैं कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से वो क्या हो जाते हैं, री इन्वेस्ट हो जाते हैं वो पर्टिकुलर कंपनी में ही, जिसे बोला जाता है री इन्वेस्टमेंट। तो री इन्वेस्ट हो जाते हैं वो अमाउंट ऑफ मनी, हम क्या करते हैं, वो सरप्लस प्रॉफिट बाहर यूज़ करने से अच्छा वापस वो कंपनी में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू अलग होता है एज़ कम्पेयर टू द IRR। On the other hand, under the IRR method, the net cash inflow generated by the project implicitly assumed to be the reinvested at a same higher rate of return earned on this particular project। देखो री इन्वेस्टमेंट दोनों केस में होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के केस में भी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के भी केस में। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू के केस में हम री इन्वेस्टमेंट करते हैं फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और इन द केस ऑफ IRR हम री इन्वेस्ट करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे। क्लास नेट प्रेजेंट वैल्यू में जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और IRR के केस में हम इन्वेस्ट करते हैं किस पे, विल गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन द रेट ऑफ रिटर्न।
So since there is a no certainty that the firm can reinvest the net cash flows generated by the project at the same higher than the internal rate of return earned on the net present value method is considered as a preferable in deciding which of the two mutually exclusive investment projects should be undertaken. Now कभी कभी क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें दोनों टेक्निक्स अलग अलग डिसीजन देते हैं, अलग अलग रिजल्ट देंगे. तो ऐसे सिचुएशन में हम नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेफर करते हैं. एनपीवी मेथड से जाना हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी एनी अदर टेक्निक. क्यों? क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है आपको क्लियर कट जो है रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है, वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और द हाईएस्ट. और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड इट लुक्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड. एंड एनपीवी इज़ अ वेरी ईजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड और द टेक्निक ऑफ अ कैपिटल बजटिंग. सो दैट्स वाई मोस्टली हम नेट प्रेजेंट वैल्यू ही क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, what is the final conclusion? The conclusion is that of this chapter हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे हमने देखा टेक्निक्स कितने हैं, 3 टाइप के, पे बैक पीरियड मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इसके बाद इट इज़ टू बी नोटेड दैट द अबव एनालिसिस वी हैव इग्नोर्ड द अनसर्टनिटी एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हमने अनसर्टनिटी और रिस्क को क्या क्या किया है, अवॉइड किया हुआ है. सिर्फ हमने किस पे ध्यान दिया है, हमने प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दी है और हमने रेवेन्यूज़ पे ध्यान दिया है. वो रेवेन्यूज़ जो हम फ्यूचर में अर्न करने वाले हैं, वो समय पे कौन से अनसर्टनिटीज़ को हमें फेस करना पड़ेगा, कौन से रिस्क हमें देखने पड़ेंगे, कौन से सिचुएशंस आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, वो सब चीज़ों को हमने कंसिडर नहीं किया है. सिर्फ हमने प्रॉफिट्स पे फोकस किया है. वो टाइम के कंपटीशन, वो समय पे जो सिचुएशन होगी, जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अनसर्टनिटी होगी, उसको हमने यहाँ पे अज्यूम नहीं किया हुआ है. However, the uncertainty and the risk plays a very important role in the investment decision making, जैसा आपको पहले भी बताया गया है. But they vary from the project to project and thus adjustments will have to be made for the risk and uncertainty in the investment evaluation. Risk and uncertainty रहती है, risk and uncertainty रहेगी, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, इनिशियली हम प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, फिर हम इन्वेस्टमेंट्स को चूज़ करेंगे एंड अकॉर्डिंगली उसके रिलेटेड रिस्क एंड अनसर्टनिटीज़ के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे. सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीटेड व्हाट योर कैपिटल बजटिंग चैप्टर, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR एंड द पे बैक पीरियड. 3 टेक्निक्स आर देयर विच वी आर यूजिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, जब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं तो. सो टिल द टाइम व्हाट ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू डू, यू विल गोइंग टू रिवाइज द previous session and you're going to revise the previous chapters. You're going to watch the previous session and you're going to revise the previous chapters, and we're going to continue with the objectives and the few sums we're going to solve related to your capital budgeting in the next lecture. So till the time what all of you will going to do, you're just going to revise the entire economics. Stay tuned with us, we're going to continue in the next lecture.